आपका स्वागत करता हूं जावा सीखने की सीरीज में फिर से। इसके पहले हमने काफी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जावा के कोर कॉन्सेप्ट जो कि OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसको जानने वाले हैं। और चूंकि ये जावा के कोर में है और जो जावा के प्रोग्राम होते हैं एटलीस्ट लिटिल बिट जरूर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से देखिएगा। इनको OOP के कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। ये है हमारा सिलेबस और हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं जो कि रेड रेक्टेंगल के अंदर आ रही हैं। और अब आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें दो एलिमेंट होते हैं, कोड एंड डेटा। कुछ जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कोड पे, और कुछ जो होते हैं प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उसके डेटा पे। तो जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऐसे इसी पे बेस्ड लिखे जाते हैं, व्हाट इज बी हैपनिंग एंड अदर आर रिटन अराउंड हु इज बीइंग अफेक्टेड। इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। यहीं से हमारे टू पैराडिगम्स निकल के आते हैं जिन पे प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जो पहला है वह प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल को हम ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ लाइनियर स्टेप्स दैट इज कोड। मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल में हम जो प्रोग्राम होता है उसको एज अ स्टेप्स लिखते हैं, सीरीज ऑफ लाइनियर स्टेप्स। प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल कैन बी थॉट ऑफ एज कोड एक्टिंग ऑन डेटा। हम इस प्रोग्राम में ऐसी अप्रोच रखते हैं कि एक के बाद एक स्टेप एग्जीक्यूट होते जाएं और वहां पे जो कोड है वो डेटा पे कुछ कर रहा होता है, मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है। Procedural languages such as C employ this model to considerable success. However, problem with this approach appears as program grow larger and more complex. जो प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल है जिसमें हम प्रोसेसेस पे ध्यान देते हैं कि एक प्रोसेस हो, उसके बाद दूसरी प्रोसेस होगी, उसके बाद तीसरी प्रोसेस होगी। हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो सीरीज ऑफ लाइनर स्टेप्स बन जाता है। हम वहां पे कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि उसको ये चीजें एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद ये चीजें करनी है, उसके बाद ये चीजें करनी है। लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल में प्रॉब्लम यह है कि जब उसकी प्रोग्राम साइज बड़ा होता है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसको मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच बनाई गई, जिसमें जो प्रोग्राम है वो उसके डेटा के अराउंड डिजाइन किया जाता है। जो उसका प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके डेटा में, जो जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंटरफेसेस टू डेटा। इसको मैं आगे समझाऊंगा। जैसे हमारे क्लास होते हैं और क्लास में जो उनके मेंबर होते हैं, जैसे कि हम उनको प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, मेंबर वेरिएबल होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमको मेथड्स की जरूरत होती है। जो प्राइवेट वेरिएबल होते हैं उनको केवल उसी क्लास के मेंबर फंक्शन, सी में फंक्शन बोलते हैं और जावा में मेथड बोलते हैं, तो वही मेथड एक्सेस करती हैं जो उसी क्लास से बिलोंग करती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज डेटा कंट्रोलिंग एक्सेस टू कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसीव की गई है। तो इसका एक एम है अब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को अब्स्ट्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को अब्स्ट्रैक्शन से ही हम ह्यूमन लोग उसको मैनेजेबल बनाते हैं। जैसे कि जब हम कोई कार को ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम उसके थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं कि कैसे वहां पे फ्यूल बर्न हो रहा है, कैसे एनर्जी जनरेट हो रही है, कैसे उसका ट्रांसमिशन वर्क कर रहा है, कैसे ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। इससे हमको कोई मतलब नहीं होता। हम कार को ऑब्जेक्ट मानते हैं, पूरा एक ऑब्जेक्ट मानते हैं जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी अपनी वर्किंग स्टाइल है। तो हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरे के पूरे कार की, पूरे के पूरे ट्रांसमिशन की वर्किंग को, इंजन की वर्किंग को, ब्रेकिंग कंट्रोल की वर्किंग को, और हम उस कार को एक ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, जिससे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैनेजेबल हो जाती है। हमको उतना बर्डन नहीं रह जाता
जिससे हम जो कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाते हैं। वैसे तो हमारे जो चारों ओर की चीजें हैं इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि हम अगर उनके बारे में ही सोचना शुरू कर दें तो हम ओवर ब्लेम हो जाएंगे। तो अब्स्ट्रैक्शन ओओपी के कॉन्सेप्ट्स यूज करके, ओओपी की वजह से हम अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाते हैं, जिससे कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो फॉर्म करते हैं जावा का हार्ट। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स फॉर्म द हार्ट ऑफ जावा just as they form the basis for human understanding. As it is important to that you understand how this concept translate into programs. हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम प्रोग्राम में इनको कैसे यूज करते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है, अगर हम इनको यूज करके, इनको ध्यान में रख के प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम ऐसे प्रोग्राम बना पाते हैं जो कि हमारे चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं हम बड़े आराम से, और मेजर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को हम हैंडल कर सकते हैं उनके ग्रोथ में और एजिंग के टाइम पे। जैसे कि अगर हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लीन इंटरफेसेज हैं, रिलायबल इंटरफेसेज हैं, टू दोज ऑब्जेक्ट्स यू कैन ग्रेसफुली डिकम्पनीशन और रिप्लेस पार्ट्स ऑफ एन ओल्डर सिस्टम विदाउट फियर। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसके किसी भी पार्ट को बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हैं या उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। हमको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अच्छे इंटरफेस बनाए हुए हैं, अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है, तो हम बड़े प्रोजेक्ट्स की भी प्रोग्रामिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। उनमें कोई चेंजेस भी बाद में कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं, मतलब प्रोग्राम हमारे लिए मैनेजेबल हो जाता है। Encapsulation is the mechanism that binds together data and code. It manipulates and keep both from safe from outside interference and misuse. जो encapsulation है ये डेटा ऐसा मैकेनिज्म है जो डेटा और कोड को बाइंड करता है और बाहर से किसी भी तरह के मिसयूज और इंटरफेरेंस से उसको बचाता है। हम जो इनकैप्सुलेशन है उसको एज अ प्रोटेक्टिव रैपर देख सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि वो प्रोटेक्टिव रैपर है जो कि काम कर रहा है, जो कोड और डेटा को आउटसाइड ऑफ द क्लास, हम क्लास का एग्जांपल लेते हैं अगर, तो क्लास में हम वेरिएबल्स को प्राइवेट और पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं और उस डेटा को, जो प्राइवेट डेटा है, उसको केवल उसी क्लास के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। जावा की लैंग्वेज में बोले तो वही मेथड जो उस क्लास से बिलोंग करती हैं वही मेथड एक्सेस कर सकती हैं। तो हम वहां पे डेटा को पर एक प्रोटेक्टिव रैपर लगाते हैं। वहां पे जो प्रोटेक्टिव पब्लिक क्लास के जो मेथड हैं उनको तो हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास, लेकिन जो प्राइवेट मेथड हैं उनको वही मेथड एक्सेस कर सकती हैं जो कि उसी क्लास से बिलोंग करती हैं। इन इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म एक्सेस टू डेटा एंड कोड इनसाइड द रैपर इज टाइटली कंट्रोल्ड थ्रू द वेल डिफाइंड इंटरफेस, जो कि हमारे पब्लिक मेथड होते हैं जिनको हम आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो जैसे कि हमारा ऑटो शिफ्ट गियर का मैकेनिज्म है, काम करता है हमारे कार्स पे, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता। हमको केवल लीवर शिफ्ट करना होता है मैनुअल टू ऑटोमेटिक, और उसके बाद उसके अंदर कितनी प्रोसेस होती है, इतनी इंफॉर्मेशन होती है, हम किस तरह की रोड पे चल रहे हैं, हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, ढलान पे जा रहे हैं, तो उस सब को कैलकुलेट करके वो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करती है हमारे एक्सीलरेशन को देखते हुए। तो वो सब चीजों से हमको कोई मतलब नहीं होता, उसका केवल एक ही एक्सेस इंटरफेस है, वो लीवर जिसको हम शिफ्ट करते हैं मैनुअल टू ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक टू मैनुअल। इसी तरह से हमारा इनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म काम करता है। जैसे कि आप C++ में देख चुके हैं, क्लास में हम मेंबर डिसाइड कर देते हैं पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स को केवल वही चीजें एक्सेस कर सकती हैं जो कि हमारी उस क्लास में डिफाइन की गई हैं। इनकैप्सुलेशन का यूज करने से हमारा जो प्रोग्राम है वो मजबूत हो जाता है, वो किसी तरह से इंटरफ्रेंस से बचा रहता है और मिसयूज से बचा रहता है, जिससे हमारे प्रोग्राम की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी को, जैसे कि कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट है, इसके आगे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। अगर हम किसी चीज का हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो हमको उनका समझना आसान हो जाता है। जैसे कि
Most knowledge is made manageable by hierarchical, that is top down classification. For example, golden retriever is a part of classification dog, which is in turn the part of mammal class, which is under the larger class animal. मतलब अगर हम नॉलेज को हायरार्किकली क्लासिफिकेशन कर दें उसका, तो वो मैनेजेबल बन जाता है। और इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस का यूज करके हमारा जो कोड है, जिसको हमने बहुत इफर्ट लगा के बनाया होता है, उसकी टेस्टिंग करते हैं हम, उस पर कोड पहले उसके बारे में उसकी कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं और उसकी प्रोसेस फॉलो करते हैं जो कि कोडिंग करने की, प्रोग्रामिंग करने की होती है। उसके बाद जो कोड बनता है उसको हम रीयूज कर पाते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे इफर्ट भी बचते हैं। जैसे कि अगर हम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल लें, तो जो गोल्डन रिट्रीवर है वो एक डॉग फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि डॉग फैमिली मैमल क्लास से बिलोंग करेगी। मतलब जो डॉग का सुपर क्लास होगा वो मैमल होगा, और जो कि और उससे भी लार्जर क्लास एनिमल से बिलोंग करेगी। मतलब जो एनिमल हैं उनमें से कुछ मैमल हैं, मैमल में से कुछ डॉग हैं, और डॉग में से एक है गोल्डन रिट्रीवर। तो जो एनिमल है उनकी कुछ सेम प्रॉपर्टी होंगी, जैसे कि वो जिंदा है तो सांस लेते होंगे, खाना खाते होंगे, सोते होंगे। फिर उसमें से जो मैमल है उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होंगी, इस तरह से उनमें अलग यूनिक चीजें होंगी कुछ जो उनको यूनिक बनाएंगी। और ये भी सांस लेंगे, ये भी जीवित रहेंगे, ये भी सोएंगे, ये भी खाएंगे। फिर इसके बाद आता है डॉग। डॉग की भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं जो मैमल से उसको यूनिक बनाती हैं, और उसके बाद गोल्डन रिट्रीवर की कुछ पर्टिकुलर और अलग यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। तो हमको इनहेरिटेंस में केवल उन्हीं प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को यूनिक बनाती हैं, और जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो उसके सुपर क्लास से के ऑब्जेक्ट से उसको इनहेरिट कर लेता है, जिससे हमारा कोड रीयूजेबल बन जाता है। Without the use of hierarchies, each object would need to define all of its characteristics explicitly. अगर हम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का यूज ना करें, इनहेरिटेंस का यूज ना करें, तो हमको प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह से उसकी पूरी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे जो डॉग है उसमें डॉग के भी फीचर हैं, फीचर कहना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसमें मैमल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो एनिमल भी है तो एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब अगर हम केवल डॉग को डिफाइन करने जाएं तो हमको इतनी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, और इसके बाद अगर हम कैट को डिफाइन करने जाएं तो इतनी चीजें फिर से डिफाइन करनी पड़ेंगी जो कि कॉमन है। कैट भी एक एनिमल है और वो भी एक मैमल है। तो जो ये कॉमन चीजें हैं हम इनहेरिटेंस से इन ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिट कर लेते हैं, जिससे हमारा कोड रीयूजेबल बन जाता है। ये है एग्जाम्पल, ये है सबसे बड़ी क्लास, लार्जर क्लास है। इसका क्लासिफिकेशन किया गया, इसके दो पार्ट बनाए गए, एक रेप्टाइल और एक मैमल। मतलब जो मैमल होंगे वो एनिमल होंगे। इसके बाद मैमल का भी अलग से क्लासिफिकेशन किया, कैनाइन और फेलाइन। कैलाइन में आया, फिर इस तरह से यहाँ क्लासिफिकेशन किया, इसके बाद यहाँ क्लासिफिकेशन किया, और इसके बाद यहाँ क्लासिफिकेशन किया। मतलब जो ये यहाँ पे गोल्डन है, ये ऊपर की सभी जितनी भी क्लास हैं इनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता होगा, और जो इसकी पर्सनल यूनिक प्रॉपर्टीज हैं उनको भी वो हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। मतलब इतनी सारी चीजें हम इनसे इनहेरिट कर लेंगे इनहेरिटेंस का यूज करके, और जो इसकी यूनिक हैं, जो इसमें केवल इसी में खास है, उनको हम इसमें डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे अगर इसके और क्लासिफिकेशन होते तो जो इसके अदर यहाँ के ऑब्जेक्ट होते वो इनहेरिट करते इसकी प्रॉपर्टी गोल्डन, और इसके साथ भी ये जितने सारे भी क्लास हैं इनकी प्रॉपर्टी भी ये इनहेरिट करते हैं। बाद नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम एंड मैनी फॉर्म्स। तो जो इसका more generally the concept of polymorphism is often expressed by the phrase one interface and multiple methods। मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज इस तरह से किया जा सकता है, डिजाइन अ जेनरिक इंटरफेस टू ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज। जैसे हम ओवरलोडिंग करते हैं, मेथड्स की ओवरलोडिंग करते हैं, तो हम एक ही मेथड से अलग अलग तरह के परफॉर्म करा सकते हैं काम, जो कि उसके
कॉलिंग करते टाइम जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा कि किस मेथड को इन्वोक किया जाए, वो काम होता है वो कंपाइलर का। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है इसका यूज करने से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो सेम इंटरफेस कैन बी यूज टू स्पेसिफाई जनरल क्लास ऑफ एक्शन। हम एक ही तरह का नेम यूज करते हैं और उससे हम कई तरह के वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि अगर हम सम का यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स का भी सम करा सकते हैं ओवरलोडिंग के द्वारा, और हम वहां पे स्ट्रिंग को अपेंड भी करवा सकते हैं और फिर इंटीजर्स को भी ऐड करा सकते हैं। इस तरह से इट इज द कंपाइलर जॉब टू डू द सेलेक्ट स्पेसिफिक एक्शन एज इट अप्लाइज टू ईच सिचुएशन। अगर हम किसी क्लास को कॉल कर रहे हैं, किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करते टाइम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपाइलर की जॉब है कि किस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करना है। ये हम प्रोग्रामर है जो हमको इस बात के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल हमको रिमेम्बर करना है और यूटिलाइज करना है जनरल इंटरफेस को। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ ओओपी वर्क्स। व्हेन प्रॉपरली अप्लाइड पॉलीमॉर्फिज्म encapsulation and inheritance combine to produce a programming environment that supports the development of far robust scalable programs than the process oriented model। अगर हम OOP का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, सही से इनका यूज किया जाए, तो हमारे जो प्रोग्राम होंगे वो रोबस्ट होंगे, स्केलेबल होंगे एंड देन प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल। वेल डिजाइन्ड हायरार्की ऑफ क्लास इज द बेसिस फॉर रीयूजिंग द कोड that which have you invested time and effort developing and testing. Encapsulation allows you to migrate your implementation over time without breaking the code that depends on the public interface of your classes. Polymorphism allows you to create clean, sensible, readable, resilient code. तो जो पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हमारा कोड रीडेबल बन जाएगा, क्लीन बन जाएगा, हम उसको आसानी से बाद में चेंजेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम एक ही वर्ड का यूज कर रहे होते हैं, एक ही मेथड का नाम यूज कर रहे होते हैं और उससे अलग अलग तरह के एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो अगर हम इनकैप्सुलेशन का यूज करके हमारा कोड सिक्योर बन जाता है और वो बाहर के इंटरफेरेंस से बचा रहता है, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो रोबस्ट हो जाता है। और उसके बाद में इनहेरिटेंस का यूज करके हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल होता है, हम उसका यूज कर पाते हैं, जिससे कि हमारा एफर्ट बचता है, टाइम बचता है, इससे भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने में हमको हेल्प मिलती है। और तीसरा जो है, अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं, जो तीसरा चीज है हमारा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जिससे हमारा कोड रीडेबल बन जाता है, हम उसको आसानी से समझ पाते हैं और हम एक ही तरह के मेथड्स से अलग अलग तरह के काम परफॉर्म करवा पाते हैं। ये हमारा ओवरहेड नहीं होता कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे किस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करना है, ये कंपाइलर की जॉब होती है। हमको केवल उसको तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है और उसका यूज करना होता है। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओप्स के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इनका हमको यूज करना है जावा पे। ये जावा के कोर एकदम एट कोर है ये। तो हमने आज इतने चीजों को कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिंपल प्रोग्राम, जिसमें हम कवर करेंगे सेविंग, कंपाइलिंग और एग्जीक्यूटिंग। यहाँ से हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।